Hello everybody, welcome back. I'm Satvik from IIT Delhi 9 Pointer, डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग फिजिक्स, कोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनर्जी रिलेशंस आप जानते ही हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्लीज अटेंशन देके इसको सुनिएगा लेक्चर को, और प्लीज घर जाके इसको मतलब अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेना। एक बार खुद डेरिवेशन करोगे सब चीजों का तो अच्छे से समझ में आएगा। मूव ऑन करते हैं। ये है एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि आप जानते हैं कि हर फील्ड के साथ ह्यूमंस ने एक टर्म बनाया एनर्जी जो रिलेटेड होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड की अगर आप बात करते हो तो वहां पे अपन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं -mgh, मतलब -mgh नहीं, mgh पोटेंशियल एनर्जी। तो वही की मतलब हाइट से कैसे रिलेट होती है। तो वही की जैसे अगर कोई भी लूप है उसके अंदर ये करंट बह रही है तो वो खुद की कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में कितनी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी छुपी पड़ी है। देखिए कुछ मैं आपको इंट्यूटिवली नहीं बता सकता कि वो एनर्जी क्या होती है, लेकिन मतलब कितनी उसमें छुपी पड़ी है, इट इज लेटेंट इन द सर्किट, तो वो हम देखेंगे। तो एक जिसे मैं डिस्कशन करना चाहूंगा, द वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज अगेंस्ट द बैक ईएमएफ। मैंने जैसे आपको बात करी थी कि जो ई इज इक्वल टू -L/di/dt होता है, इसको हम बैक ईएमएफ क्यों कहते हैं। तो आप यहाँ देखिए, अगर कोई सर्किट है उसमें कोई सोर्स है, मान लेते हैं कुछ E0 का सोर्स है, ठीक है। अगर उसको इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना है, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर उसको करंट फ्लो कराना है तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट हो रही होगी नीचे, ठीक है। करंट का मैग्नीट्यूड धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। अभी जस्ट हमने स्विच क्लोज करा था और इस E0 को करना है, ठीक है। तो नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बढ़ रही है, ठीक है। अब अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा होगा। तो यहाँ पे जो अगर मैं बात करूं, जो ईएमएफ ऑफ सेल्फ फ्लक्स के कारण आ रहा है, ई सेल्फ, वो होगा -L/di/dt, ठीक है। ये di/dt इंक्रीजिंग है और माइनस का मतलब है तो ये अपोजिट आएगा। मतलब अगर ड्राइविंग ऐसी थी, जो ड्राइव कर रहा है हमारा करंट, जो बैटरी ड्राइविंग है E0, उसके अपोजिट आएगा, मतलब ऐसी ES जनरेट होगी, ES। तो आप देख सकते हैं ये जो ES है अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना चाह रहा है, लेकिन जो हमारा मेन सोर्स होगा, जो एक्सटर्नल सोर्स है, वो करंट को ऐसे ही फ्लो कराना चाहता है, तो उसके अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ता है। इसलिए इसको बैक का नाम दिया गया है, बैक ईएमएफ बोला गया है। तो उसके अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ता है। सो इन वन ट्रिप अराउंड द सर्किट इज -E। मतलब ये जो एक्सटर्नल एजेंट कुछ भी, अगर जो भी मतलब वर्क करना पड़ा उस चार्ज के ऊपर एक्सटर्नल एजेंट को, वो कितना करना पड़ा, वो जो ईएमएफ है उसके अगेंस्ट करा तो -E की हमको जो है वर्क करना पड़ा है। आप बोल सकते हैं -E/I का पावर हमको उसको डिलीवर करना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि dW एक्सटर्नल बाय dt इज इक्वल टू -E टाइम्स I, जो पावर हमने डिलीवर करी -EI करी, एंड दैट इज इक्वल टू LI/di/dt। अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ इसको 0 टू सम वैल्यू ऑफ करंट दैट इज I, तो मेरे पास वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकल के आता है ½ Li²। तो इतनी ही जो ½ Li² की एनर्जी है वो जाके स्टोर हो चुकी है उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितनी एनर्जी कैरी कर रहा है, तो हम बोलेंगे ½ Li² की एनर्जी वो कैरी कर रहा है। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे लिखा है, दिस इज अ फिक्स्ड अमाउंट एंड इट इज रिकवरेबल। मतलब फिक्स्ड अमाउंट और रिकवरेबल में इससे क्या कहना है मेरा, तो इससे कहना मेरा ये है कि जैसे आपने सेटअप करा, आई सेटअप हो जाता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गई और वहां पे कहीं पे छुप गई है एनर्जी ½ Li² की। अब जैसे ही मैं करंट फ्लो बंद कर दूंगा, अगर मैंने स्विच ओपन कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड बंद हो जाएगी। तो ये जो ½ Li² की एनर्जी है ना, ये मेरे को वापस मिल जाएगी किसी फॉर्म के अंदर, जो मेरे को अभी नहीं पता। वो मैं बाद में मॉडिफाई भी कर सकता हूँ कि मेरे को मैकेनिकल एनर्जी के रूप में चाहिए, हीट के रूप में चाहिए, कोई और फॉर्म। वो सब हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे सर्किट को मॉडिफाई कर रहे हैं, जैसे हम उस एनर्जी को किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में पा सके। तो इट इज रिकवरेबल, दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो। You get it back when the current is turned off. Okay. So in the meantime, it represents latent in the circuit। मतलब यही है कि जो एनर्जी है लेटेंट है सर्किट के अंदर, कहीं पे छुपी हुई है, हमको नहीं पता कि क्या होती है। अगर हम उस डिस्कशन पे गए तो रातें बीत जाएंगी। तो उस पे ना जाके यही है कि कोई भी फील्ड होती है उससे एक टर्म रिलेटेड होती है एनर्जी। वही है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ एनर्जी कैरी करती है ½ Li², जो उस मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी के अंदर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कहीं छुपी हुई होती है, वी डोंट नो। thus regarded as energy stored in magnetic field। तो आगे चलता है। अब हम देखेंगे कि इस ½ Li² को लिखने का एक नाइसर वे भी है
और यही बाद में मतलब हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे भी हो, कुछ भी हो, हर जगह हम वो वाला यूनिवर्सल फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो बहुत अच्छा फॉर्मूला है वो। सो उसको देखिए, देयर इज अ नाइसर वे। और ये जो भी डेटा और फोटोज ली गई हैं सब ग्रिफिथ से ली गई है। सो बहुत अच्छी किताब है, तो उसी को थरली एक्सप्लेन करूंगा मैं। सो देयर इज अ नाइसर वे टू राइट W which has the advantage that is readily generalized to surface and volume currents. So हम देखते हैं, reminder that the flux phi through the loop is equal to Li। ठीक है, जो फ्लक्स था वो Li किसी भी इंस्टेंट पे Li है, तो जो फ्लक्स है उसको मैंने लिखा इंटीग्रल B डॉट डी है। B को वही उसके वेक्टर पोटेंशियल की टर्म्स में लिखा जो वेक्टर पोटेंशियल A है, और उसको स्टोक्स थ्योरम से लाइन इंटीग्रल में चेंज करा। क्योंकि फ्लक्स Li है तो मैं Li को लिख सकता हूँ इंटीग्रल ऑफ A डॉट डी जैसे यहाँ पे शो भी कर रखा है मैंने। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। तो जैसे जो मेरा वर्क डन निकल के क्या आया था, हाफ Li², तो इसको मैंने लिखा हाफ I इंटू Li। ठीक है, और Li है उसको मैंने ये चीज लिख दी। ठीक है ना, ये जो I है वो स्टेबलाइज करंट है, जिस पे जाके वो सैचुरेट हो रहा है I पे। ठीक है, जो हमने फाइनल लिमिट ली थी इंटीग्रेशन की। सो द वेक्टर साइन माइट एज वेल एज गो ऑन टू I, क्योंकि I कॉन्स्टेंट है तो उसको हम अंदर भी भेज सकते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रल A dot I dl। In this form the generalization volume currents is obvious। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने क्या करा कि इस लाइन इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में मैंने चेंज कर दिया। सो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे I को J में कन्वर्ट करा, तो एक्चुअली व्हाट इज J? J इज I A, और A डॉट dl जो है उसको ही मैंने डी टाउ बोल दिया। तो यहाँ पे J वेक्टर से मैं इसका डॉट ले सकता हूँ। ओके, तो A डॉट J डॉट डी टाउ, इससे मैं वर्क बता सकता हूँ कितना हुआ है। So but we can do even better, express W entirely in the terms of magnetic field। अब हम यहाँ पे एम्पियर्स लॉ लेके आते हैं। तो एम्पियर्स लॉ क्या है? डेल क्रॉस B इज इक्वल टू म्यू नॉट J। ठीक है, सो यहाँ पे लेट अस एलिमिनेट J। तो J को एलिमिनेट करके मैंने ये चीज लिख दी। ओके, ओके विद इट। यहाँ पे मैंने डॉट, और जो म्यू नॉट है वो कॉन्स्टेंट है तो वो बाहर नीचे आ गया। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इनेबल अस टू मूव द डेरिवेटिव फ्रॉम B टू A। तो यहाँ पे कुछ इनकी प्रॉपर्टीज दे रखी है डेल की। सो आप एक बार प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा, मेंशन होती है हर जगह, तो इसको ऐसे रटने टाइप्स की जरूरत नहीं है, एक बार बस देख लीजिएगा। तो इन प्रॉपर्टीज से ये चीज रिड्यूस होकर आती है कि W इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ B स्क्वायर डी टाउ इंटीग्रेशन ऑफ S A क्रॉस B डॉट डी। ठीक है, ये जो A है ये कुछ 1/r के प्रोपोर्शनल होता है, जैसा हमने देखा था। B जो होता है 1/r² टाइप्स के कुछ प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज हमने पहले नोटिस कर रखी है। ठीक है, so where S is the surface bounding the volume V। now see one thing, now the integration of equation 7.31, मतलब अगर हम इसी का इंटीग्रेशन लेते हैं, is taken over the entire volume occupied by the current। जैसे ये जो 7.31 इक्वेशन थी, यहाँ पे जो वॉल्यूम इंटीग्रल है, तो ये जो करंट डेंसिटी मतलब जिस वॉल्यूम से पास हो रही है, मतलब इस वॉल्यूम के अंदर जैसे करंट है यहाँ पास हो रहा है, तो ये वाला जो वॉल्यूम होगा इसके ऊपर इंटीग्रल ले रहा हूं मैं। अब एक चालाकी देखिए, मतलब मैं बोल रहा हूँ ऐसे टर्म से चालाकी, मतलब एक बहुत अच्छा क्लेवर सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे। ओवर द एंटायर वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाइड बाय द करंट, बट एनी रीजन लार्जर देन दिस विल डू जस्ट एज वेल बिकॉज J इज 0 फॉर आउटसाइड। आप यहाँ पे देखिए ये चीज है जो इक्वेशन 7.31 है, यहाँ पे जो J है। ठीक है, अगर मैं J को ऐसे डिफाइन कर दूं कि J इज J फॉर दिस वॉल्यूम V नॉट एंड 0 फॉर आउटर। आप जानते हैं बाहर कोई करंट डेंसिटी है ही नहीं, तो अगर मैं बाहर के टोटल वॉल्यूम, ठीक है, तो अगर मैं इस वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, बाहर का वॉल्यूम, ठीक है, अब मैं टोटल स्पेस मान लूं वो वॉल्यूम प्लस दिस, तो अगर मैं पूरे स्पेस के ऊपर अगर इंटीग्रेट करता हूं तो सेम ही चीज नहीं आ जाएगी, चाहे मैं इतने से डिब्बे पे इंटीग्रेट करता हूं, जो चीज वहां पे प्रेजेंट है तो उसी के कारण वो इंटीग्रल आता है। अगर मैं बाहर पूरा अगर स्पेस ले लूं जिसके अंदर वो डिब्बा भी प्रेजेंट है, तो आना तो डिब्बे का इंटीग्रल है, क्योंकि बाहर डिब्बे को हटा के जो बाहर वाली स्पेस है वहां के लिए तो J 0 है, तो वैसे भी इंटीग्रल 0 हो गया। तो मतलब यही है कि हम एक 0 इंटीग्रल ऐड कर रहे हैं। तो वही है कि बट एनी रीजन लार्जर देन दिस विल डू जस्ट एज वेल फॉर J इज 0 आउट देयर एनीवे। सो इन इक्वेशन 7.33, जैसे ये जो इक्वेशन 7.33 यहाँ पे, the larger the region we pick the greater is the contribution from the volume integral। आप देख सकते हैं ये जो वॉल्यूम इंटीग्रल है ये 1/r² के प्रोपोर्शनल है, मतलब, और क्योंकि हम जैसे जैसे बड़ा रीजन लेते जाएंगे वैसे वैसे r इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो सेकंड वाली टर्म है ये 1/r³ से गिर रही है नीचे,
और ये जो वाली टर्म है 1/r² से गिर रही है। तो बहुत अगर मैं बड़ा r ले लूं तो ये जो पहली वाली टर्म है ये दूसरी वाली टर्म के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगी, तो उसको हम पहली वाली के टर्म के पहली वाली के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ दे रखी है। एंड देयरफॉर द स्मॉलर इज द सरफेस इंटीग्रल, ये जो a क्रॉस b डॉट डी है, this makes sense as the surface gets farther from the current both a and b degrees. Okay, so in particular if we agree to integral over all space, अगर मैं टिल इंफिनिटी तक मतलब पूरी स्पेस के अंदर इंटीग्रेट कर देता हूँ, यहाँ पे r बहुत लार्ज हो गया, तो दूसरी टर्म को जो सरफेस इंटीग्रल है उसको मैं वॉल्यूम इंटीग्रल के रिस्पेक्ट में इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि उसका कुछ नेग्लिजेंस वैल्यू है, उसका कुछ उसको इग्नोर कर सकते हैं, कुछ वैल्यू नहीं रखता हुआ यहाँ पे। तो वही है कि देन द सरफेस इंटीग्रल गोज टू 0 एंड वी आर लेफ्ट विद जो वर्क डन है दैट इज 1/2 म्यू नॉट ओवर ऑल स्पेस इंटीग्रल of b square d tau, where b is the magnetic field generated by the loop. So it is a very generalized formula, a very awesome formula to calculate energy stored in the magnetic field. तो बहुत अच्छा फॉर्मूला है, कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ डेरिवेशन समझ में नहीं आया हो तो प्लीज वीडियो को वापस देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है, और एक बार खुद भी कर लेना, और जो प्रॉपर्टीज इन्होंने इस्तेमाल करी थी वो नेटवेट पे देख लेना, वैसे वो अवेलेबल रहती है। सो यहाँ पे एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, you might find it strange that it takes the energy to set up a magnetic field. After all, magnetic field themselves never do work. Magnetic field कभी work नहीं करती है, लेकिन magnetic field को setup करने के लिए कुछ energy, कुछ work लगता है, work done by external agent लगता है. So the point is that producing a magnetic field where previously there was none requires changing the field and a changing B field according to Faraday. मतलब यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड प्रीवियस देयर वाज नन, मतलब प्रीवियसली वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, लेकिन अब हमने वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई, रिक्वायर्स चेंजिंग द फील्ड एंड अ चेंजिंग व्हील। अब जैसे पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी और अब हमने एक मैग्नेटिक फील्ड वहां पे जनरेट करी, तो देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, dB/dt आया, तो इसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई। सो ये यही लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू फेराडे इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। The latter of course can do work. That electric field of course can do work. QE points in the direction of the velocity of the charge, so it will definitely do work. So in the beginning there is no E. जब मैग्नेटिक फील्ड सेटअप नहीं करी थी, करंट फ्लो नहीं हो रहा था, there were no E, and in the end there is also no E. जब स्टेबलाइज हो चुका है, करंट कोई फाइनाइट वैल्यू पहुंच चुका है, मैग्नेटिक फील्ड अब नो मोर चेंज नहीं हो रही है, तो कोई नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सर्किट में प्रेजेंट नहीं है। So, but in between, while B is building, there was dB/dt, there was non-conservative electric field present in the circuit, and we have to do work against it. And it is against this that is the work is done. It is against that this electric field we have to apply some external energy, so to set up the magnetic field. सो एक यहाँ पे बहुत अच्छी चीज भी है कि मतलब आप देख सकते हैं, मतलब इसका कोई अबाउट डिस्कशन से कोई रिलेशन नहीं है, जो नीचे जो है बस सिमिलैरिटी दिखाता है कि जैसे हमने कैलकुलेट करा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, आपने जरूर देखा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट बाय 2 इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्पेस E² d tau। वैसे ही वर्क डन बाय जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वर्क एनर्जी जो एनर्जी स्टोर हो रही है, एक्सटर्नल को कितना वर्क करना पड़ रहा है, दैट इज 1/2 म्यू नॉट इंटीग्रल ऑफ B² d tau। सो कितनी सिमेट्री मेंटेन करके चलती है नेचर, सो इट्स वेरी अमेजिंग प्रॉपर्टी। सो बस आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। स्कैन दिस QR कोड टू नो मोर अबाउट अस, द 9 पॉइंटर कम्युनिटी। प्लीज फॉलो अस ऑन Instagram and Telegram for more updates, and please like and share the video as much as possible, and also subscribe our channel. Thanks for watching, thanks a lot for being patient, and enjoy physics.